हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे 18 सितंबर 2016 में जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का फर्स्ट पेपर, प्राइमरी स्तर का 1 से लेकर 5 तक के पेपर को। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पूरे 150 क्वेश्चन का हल इसको करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा फास्ट ख़त्म होगी क्योंकि 150 क्वेश्चन करना है, तो वीडियो को थोड़ा हम लोग फास्टली कंप्लीट करेंगे। इसके पहले दोस्तों, अगर इसका आप PDF प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF ये मिल जाएगा, और कमेंट बॉक्स में भी जाएंगे तो आप वहाँ पर PDF मिल जाएगा। दोस्तों, अगर इन दोनों जगह पर आपको PDF नहीं मिलता है तो आप जा करके हमारा स्टडी टेक्निक 95 जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जा करके आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर भी आपको PDF मिल जाएगा। चाहे जहाँ से कहीं से भी PDF आप ले करके इसको ज़रूर एक बार अपने से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, क्या करना है कि एक बार जैसे हम पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ लीजिए, फिर उस PDF को डाउनलोड करके एक बार अपने से अगर पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपका काम पक्का हो गया। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं इस पेपर को। आप लोग देख लीजिए कौन सा पुस्तिका संख्या है। दोस्तों, अगर देखा जाए तो हमारा ये पेपर जो होता है प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपने सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लिया तो समझ लीजिए 150 में 100 मार्क आराम से आप स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो कम समय में दोस्तों ज़्यादा अच्छी तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमारा है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो अगर आप तैयारी अभी तक नहीं किए हों और लग रहा है आपका कि आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ लीजिए। चाहे हमारे यहाँ से पढ़ लीजिए या कोई बुक लेकर पढ़ लीजिए, लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर को पहले ख़त्म कर लीजिए। इसके बाद कोई थियरी या कोई भी आप उसकी बुक लीजिएगा तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलो भैया, हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू करते हैं पहला पार्ट, जिसमें पहले पार्ट में हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास। अब देखिए, निर्देश हम लोग पढ़ लेते हैं। थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन को जूम कर लेते हैं, ठीक। अब देखिए निर्देश यहाँ पर देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन यही हमारा एक पेज ब्लर दिख रहा है। इसके बाद देखिए ये वाला पेज आपका साफ दिखने लगेगा, ठीक है। थोड़ा इसमें कंप्रोमाइज़ करिएगा, ये पेपर आपका हो जाएगा। चलो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? अब देखिए, संप्रत्यात्मक विकास क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट। मतलब किसी चीज़ के बारे में आपको बताना है तो उसके बारे में एकदम मतलब बेसिक से लेकर के हायर लेवल तक बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना है। तो आप कैसे उसको समझाओगे? जैसे मान लीजिए उसको 3 + 5 = 8 बच्चे को बताना है, तो आप किस प्रकार से उसको बताओगे, ठीक है। तो किस प्रकार से बताओगे, तो इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। पहला देखिए, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। आगे देखिए दूसरा, जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन ना हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना। आगे देखिए, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझ जाना। आगे देखिए, याद करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना। तो दोस्तों, हम किसी बच्चे को दंड नहीं दे सकते, तो दंड देने वाला अगर हमारा कोई भी विकल्प आपको मिलेगा तो वो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। और देखिए यहाँ दिया गया, पुराने संप्रत्ययों से किसी संदर्भ बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझाना चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। मतलब जैसे आप कुछ चीज़ पहले से सीखे रहते हैं, जानते हैं कि कोई चीज़ आप पहले सीखे रहते हैं तो उसका कहीं ना कहीं आप यूज़ करते हैं, दोस्तों यूज़ करेंगे आप कोई चीज़ सीखने में। जैसे मान लीजिए आप काउंटिंग जानते रहेंगे, गिनती जानते रहेंगे, तभी ना आप इसको सीख ले जाएंगे। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। देखिए, याद करने के लिए कहीं भी अगर आपको याद करने के लिए आप क्वेश्चन में लिखा रहेगा दोस्तों, तो ये हमारा याद करने वाला आपका तरीका गलत हो जाता है। तो हमारा NCF 2005 जो है वो याद करने का परमिशन नहीं देता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या? विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति मतलब अपना दिमाग यूज करने के लिए, उपयोग करने के लिए जब प्रोत्साहित कर देंगे तो वहाँ से उनका जो कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा दोस्तों।
चलिए आज हम लोग थोड़ा डिटेल में क्लियर कर करके एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। तो मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं 1 से 5 तक बच्चे, तो किस वातावरण में सबसे अच्छे ढंग से सीखेंगे तो आपको बताना है। देखिए पहला देखिए, जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्र होता है और बल दिया जाता है। आगे देख लेते हैं, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तीसरा देखिए, जहाँ उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है। और चौथा देखिए, जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी होता है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए। अब देखो भैया इसके बारे में हम एक एक पॉइंट डिस्कशन करते हैं। नीचे चलते हैं। देखिए जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी होता है तो एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता, बोलता है कि आपको शिक्षक जो हमारा एक है क्या है, सुविधादाता है। ठीक है, तो शिक्षक का एकाधिकारी अगर सेंटेंस कहीं लिखा रहेगा तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, तो ये गलत हो जाता है। ठीक, समझ में आया क्यों गलत हुआ। आगे देखिए, जहाँ उसकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, इसको अलावा और देख लेते हैं। देखिए जहाँ मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही लिखा, देखिए जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है, तुरंत गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और विद्यार्थियों को निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है, तो विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तो भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा बचा क्या, ऑप्शन नंबर 3। तो जहाँ उनकी संवेगात्मक मतलब जो बच्चे जो भी चीज़ सीखना चाहते हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करेंगे, बच्चे समझेंगे कि उनका जो है उनका भी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस क्लास में दिया जा रहा है। चलो थोड़ा सा दोस्तों और क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं। हाँ देखिए क्या कहा गया है कि देखिए लिखा गया है तीसरा क्वेश्चन, एक बच्चा खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है। बच्चा देखा पक्षी को, बोला, तो क्या पता चलता है कि बच्चे की स्मृतियां पहले से भंडारित हैं या बच्चे में पक्षी का संप्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। ठीक है, तो भैया बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों में आप धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट आप जो है स्टोर करते हैं, मतलब हम बताएंगे तो बच्चा अपना दिमाग में रखता है। दूसरा हम छोड़ करके तीसरा देखते हैं, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए अनुभव नहीं बताया, बच्चा कोई चीज़ देखा है उसके बारे में बताया, हाँ वो चीज़ देखा गया है, तो एक्सपीरियंस नहीं बताया गया है, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो है बच्चे ने पक्षी का प्रत्यय विकसित कर लिया है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट कर लिया है कि जो हमारा आसमान में उड़ता हुआ जाएगा इस प्रकार से दिखेगा, वो हमारा क्या होगा, जिसके पंख होंगे, 2 पैर होंगे, ऐसा दिखता है, वो हमारा क्या होगा, पक्षी होगा। तो बच्चा बोलेगा हमारा पक्षी, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो भैया आगे देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन देखिए, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकें। ठीक है, भीतरी प्रेरणा जानते हैं ना, प्रेरणाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक एक्सटर्नल होती है, एक इंटरनल होती हैं। तो इंटरनल प्रेरणा मतलब ऐसी प्रेरणा जो आपके अंदर से आती है, अपने से बाहरी प्रेरणा जानते हैं, पुरस्कार होता है, कोई भी आपको बाहरी चीज़ जो दिया जाता है, दंड भी हो सकता है। और इंटरनल प्रेरणा मतलब भीतरी प्रेरणा जो आपके भीतर से आती है वो होता है। तो देखिए क्या होगा, पहला देखिए, जल्दी काम पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी। भैया टॉफ़ी मिलेगी ये हमारी भीतरी नहीं, ये बाहरी प्रेरणा है, तो ये हमारा देखिए गलत हो जाएगा, यहाँ भीतरी प्रेरणा की बात किया गया है। आगे देखिए, इसे करने की कोशिश करो, तो इसको छोड़ करके तीसरा देख लेते हैं। देखिए चलो इसके करने से पहले समाप्त कर लो, तो इसमें क्या हो जा रहा है, किसी से तुलना किया जा रहा है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, तुलनात्मक संबंध नहीं हम कर सकते हैं। आगे देखिए, तुम उसके जैसे क्यों नहीं हो सकते हो, देखो उसने एकदम ठीक कर दिया, इसमें भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो हम कंपैरिजन बच्चों का नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि सभी लोग अपने में यूनिक होते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर, कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरनल मतलब आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा, भीतरी प्रेरणा। ठीक है, चलो भैया आगे देखिए है क्या है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन
करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, अब देखिए फिर हमारा दूसरा यहाँ भी जो है आंतरिक रूप से उनको प्रोत्साहित करना, उत्प्रेरित करना है तो कैसे करेगी। पहले देखिए व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में मदद दे करके, या साफ साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम दे करके अभी पढ़े हैं आप लोग, क्या होता है एक्सटर्नल आपका मोटिवेशन होता है, आंतरिक प्रेरणा नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए उनमें डर चिंता पैदा करके, आप डरा धमका करके किसी को नहीं समझा सकते हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उनमें देखिए प्रतियोगात्मक चित्रण पर प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, अब देखिए पहला दिया है, अब देखिए कुछ लोग डाउट करेंगे पहले और चौथे में कन्फ्यूजन करेंगे, लेकिन प्रतियोगिता से अगर करेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगी। इसके अलावा जो सबसे बेस्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, व्यक्ति का लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने मदद देकर। जिससे बच्चा कोई अपना गोल निश्चित किया तो उसको बताइए हाँ बेटा ऐसे ये चीज़ किया जाएगा, तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे देखिए, किसी कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ठीक है, अब प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा, क्या करेगा, आगे देखिए दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिससे वे शिक्षक का सम्मान करें। पनिशमेंट आपको क्लास में नहीं देना है, बिल्कुल गलत। आगे देखिए ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा के अंत में अच्छे अंक पा सकें, तो अच्छे अंक के लिए ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अच्छे अंक के लिए नहीं पढ़ाते, उनमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए। आगे देखिए चौथा देख लीजिए, तीसरा छोड़कर रट कर याद करने, कहीं भी रट कर अगर आ जाएगा तो गलत हो जाएगी, निगेटिव सेंटेंस होता है। तो हमारा कौन बचेगा, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, एकदम क्लियर हो रहा पूरा पॉइंट। चलो आगे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों। हाँ देखिए क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, शारीरिक दंड। तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा हमारा व्यक्तिगत सापेक्ष। ठीक है, अधिगम व्यक्ति सापेक्ष अधिगम मीन्स क्या होता है, इंडिविजुअल। ठीक है, इसका मतलब होता है कि देख आप लोग जानते हैं ना कि सबके सीखने की क्षमता अलग होती है, तो सबके अकॉर्डिंग अगर सिखाया जाएगा, सबको ध्यान में रख करके, तो वहाँ पर ज़्यादा अधिगम प्रभावशाली होगा। प्रतियोगात्मक कक्षा में नहीं होगा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन में हमेशा कंपेरिजन हो जाएगा दोस्तों, और शारीरिक दंड तो दे ही नहीं सकते, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो भैया 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, विकास का सिरपदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। किस प्रकार भैया, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर। तो सिर से पैर की ओर हमारा हो जाएगा भैया, विकास 2 प्रकार से होता है, एक सेफेलोकार्डल होता है सिर से पैर की ओर, एक अंतर से बाहर की ओर होता है दोस्तों। ठीक, तो इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्या हो जाएगा, सिर से पैर की ओर। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर आपको लिखा भी है, यहाँ से आप कर सकते हैं, सिर पदाभिमुख मतलब होता है सिर से पैर की ओर उन्मुख होना, ऐसे कोई कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। आगे देखो 9वां नंबर क्वेश्चन क्या किया गया है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है। अब भाषा विकास किसके लिए भैया, इसके लिए भैया सबसे संवेदनशील समय, तो जीन पियाजे के अनुसार देखा जाए तो क्या कौन सा समय है भैया, सबसे पहला समय प्रारंभिक बचपन का समय जो होता है हमारा भाषा विकास के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है। ठीक है, चलो भैया ये तो समझ जाएंगे ना। आगे देखिए हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन का है, एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है, उसके माता पिता दोनों ही खिलाड़ी हैं, उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे प्रशिक्षण देते हैं। चलो कोई बात नहीं है। आगे देखिए, बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, या दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होगी, मतलब किस प्रक्रिया का परिणाम होगी बताइए। ठीक है, स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण का, अनुशासन एवं पौष्टिकता का, या वृद्धि एवं विकास का। तो देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाएगा ना कि दोनों के मम्मी पापा खिलाड़ी हैं, बच्चा भी अच्छा खिलाड़ी है, तो ये हमारा जेनेटिक और पर्यावरण लक्षण हो जाता है दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे देखो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है
कि निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण का एक के गौड़ वाहक हो सकते हैं। एक देखिए इसमें दो होते हैं, एक मुख्य वाहक होते हैं, गौड़ वाहक। मुख्य वाहक मतलब क्या होता है, परिवार और पास पड़ोस हो जाता है, ठीक है। और गौड़ वाहक में से दूसरा हो जाएगा क्या, विद्यालय और अदर चीज हो जाएंगे। तो देख लो भैया, देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और पास पड़ोस, या विद्यालय एवं पास पड़ोस, ठीक है। तो परिवार एवं पास पड़ोस हमारा हो जाएगा दोस्तों मुख्य वाहक, और विद्यालय एवं पास पड़ोस आपका हो जाएगा गौड़ वाहक। तो पास पड़ोस दोनों में आ जाता है। तो गौड़ वाहक में क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों हो जाएगा क्या, ये हमारा विद्यालय और पास पड़ोस, ठीक है। ये हमारा क्या है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारा ये माना जाता है। आगे इनका नाम लिए, ये भी आगे देखिए क्या कहा गया है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट का जो है मूल कारण क्या होता है, तो कभी भी अब अगर आप वाइगोत्स्की के बारे में देखेंगे तो उनके लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उनका होता है सामाजिक अन्योन्य क्रिया। कि वाइगोत्स्की महोदय कहते हैं कि बच्चा जो रहता है वो समाज में क्रिया करके, सामाजिक अंतः क्रिया करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। अगर देखा जाए ये स्कीमाज का है तो ये हमारा जीन पियाजे का है। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थार्नडाइक आप लोग पढ़ेंगे बिल्ली वाला, ठीक है। और संतुलन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रेशन, ठीक है, ये हमारा जीन पियाजे महोदय का होता है। तो ये हमारा इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया भैया, इसे ही पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखिए, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग, यहाँ कोलबर्ग होना चाहिए दोस्तों, के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। अब भैया पहले एक बात बताएं, कोलबर्ग ने जो है 3 दिए थे, एक पूर्व परंपरागत स्तर, और दोस्तों एक पूर्व परंपरागत स्तर, एक परंपरागत स्तर, एक उत्तर परंपरागत स्तर, 3 स्तर दिए थे। 3 स्तर में 1-2 सोपान थे, तो टोटल 6 सोपान थे, ठीक है। तो यही देखिए कहा गया है यहाँ पर, देखिए क्या, यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए, ठीक। तो उसका एक वीडियो पड़ा है दोस्तों इस चैनल पर, जाकर आप देख लेंगे तो क्वेश्चन को फटाक से कर ले जाएंगे, क्वेश्चन कठिन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अच्छा लड़का और अच्छा लड़की जो हमारा अनुकूलन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सामाजिक संकुचन अनुकूलन में क्या होता है, मतलब जब समाज में हमारा देखते हैं कोई भी अगर समाज का रूल है कि हमको मतलब प्रभावित कर रहा है या हमारे लिए बाधा बन रहा है, तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। दंड आज्ञाकारिता मतलब क्या होता है कि दंड मतलब बच्चा नैतिक में कब रहेगा, छोटा सा बच्चा नहीं होता है कि वो जानते हैं जितनी बड़ी गलती करते हैं उतनी बड़ी सजा हमको मिलती है, तो ये होता है, ठीक है। कोई भी काम करेगा डर से करेगा। आगे देखिए कानून और व्यवस्था मतलब क्या होता है, रूल इज रूल, हमारा कोई चीज़ रूल फॉलो करते हैं तो वही होता है दोस्तों। इसका हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में अगर मिल जाएगा, जाएंगे देखेंगे, आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगा, इसी चैनल पर हमने अपलोड किया है इनके बारे में। आगे देखिए, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ठीक है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बनन, या शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, या वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो देखा जाए को तो जीन पियाजे महोदय कहते हैं कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं वो नन्हे वैज्ञानिक होते, जब नन्हे वैज्ञानिक होंगे तो खोजबीन करबे करेंगे भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन 2 प्रक्रियाओं को जाना जाता है। सीधा साधा फंडा समझो कि आपने देखा एक कुत्ता, ठीक है, आपने देखा एक कुत्ता, लेकिन आप जीवन में पहली बार कुत्ता देख रहे हैं, ठीक है। आपने देखा एक कुत्ता, जीवन में पहली बार देख रहे हैं, तो किसी ने बताया ये कुत्ता है, तो आप जो है इसको क्या कर लिए, समावेशन कर लिए, अपने दिमाग में जा करके सेट कर लिए, ठीक है। लेकिन वो सही में कुत्ता था नहीं, ठीक है, वो कुत्ता था नहीं, वो था सियार, मान लीजिए लोमड़ी थी। तो किसी ने फिर आप जब दोबारा देखें तो फिर कोई दूसरा था, उससे कहें कि देखिए कुत्ता जा रहा है, बोला नहीं कुत्ता नहीं वो लोमड़ी था। तो उस समय पहले जो चीज़ आपने दिमाग में माइंड में सेट किया उसको कहते हैं समावेशन, और जो चीज़ हमारा उसको चेंज कर दिए बाद में तो उसको कहते हैं समायोजन,
ठीक है। स्कीमा में दो ही कंडीशन होता है, कोई भी चीज़ होती है या तो हम उसको समावेश कर लेते हैं, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन हो जाता है। ठीक है। समावेशन में क्या होता है कि आप मेमोरी कार्ड में मतलब मान लीजिए आपने कोई चीज़ लिखा, मान लीजिए इतना चीज़ आपने लिख लिया, ठीक है, लिख लिए, ये हमारा हो गया समावेशन। ठीक। और फिर आपसे कोई चीज़ कहा गया, आपने इतना लाइन जो लिखा गया है, लिखे हैं ये लाइन गलत है, तो आप इसको इरेज करके या इसको जगह पर दूसरी लाइन लिख दिए, उसको कहते हैं हम समायोजन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जीन पियाजे का स्कीमा निर्माण होता है। स्कीमा क्या होता है? छोटी छोटी इकाइयाँ होती है जिसमें हम अपना सूचनाओं को कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए भैया क्या है, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, ठीक है, किस प्रकार का भैया वातावरण उपलब्ध कराएगा बताइए। ठीक है। समावेशन को हतोत्साहित करता है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। बच्चों को हम समावेशी शिक्षा देने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है। आवृत्ति को बढ़ाता है, ठीक है, खोज को प्रोत्साहन देता है या नियामक है। तो देखा जाए, देखिए, किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर शिक्षा को सुगम बनाता है, तो किसमें? जिसमें बच्चों को क्या है, खोज को प्रोत्साहन देता है। हमारा इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। चलो आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, हार्वर्ड गार्डनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। हो सकता है भाई, वैसा ही आंसर हो सकता है। क्षमता भाग्य है और इसे अवधि के बीच, देखिए यहाँ दूसरा ऑप्शन देखिए, क्षमता भाग्य है और यह एक अवधि के भीतर नहीं बदलती है। ठीक है। क्या ये सही है या गलत है? बहुबुद्धि के बारे में, ये बहुबुद्धि के बारे में क्या ये सही है? ठीक है, ये गलत हो जाएगा बहुबुद्धि के बारे में। ठीक है। देखिए, हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। भैया 8 विषय से पढ़ा ही नहीं सकते हो। ठीक है। बुद्धि को केवल IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा। क्या? शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मतलब हर एक बच्चा जो सीखता है वो किसी न किसी अलग तरीके से सीखता है, सभी बच्चे सेम तरीके से नहीं सीखते हैं। तो आप डिफरेंट मेथड लगा करके जब पढ़ाएंगे तो बच्चा आसानी से सीख जाएगा। चलो आगे देखिए, हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, कोई 5 साल की लड़की अपनी टी-शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलो बताओ भैया कौन सा कथन सही है। पहला देखिए हमारा है कि जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में करेगा और लेव वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेगा। क्या ये होगा? ठीक है। आगे देख लीजिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। या जीन पियाजे, तीसरा देखिए, जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। या जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे की निजी भाषा अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो दोस्तों इसका जो बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्या? कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की, जैसे उसकी माँ अपने से बात करती है, अपने से ऐसे बात करती थी, वैसे बच्ची भी सीख गई और अपना बात करने लगी। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया, अब देखो ये क्वेश्चन बड़ा फंसाता है। लिंग क्या है? अब कहीं लिंग आपको जेंडर लिया रहेगा तो जेंडर हमारा क्या हो जाएगा? आपका सामाजिक संरचना। ठीक है। कहीं भी जेंडर मिलेगा तो क्या हो जाएगा? सामाजिक संरचना। लेकिन अगर आपको सेक्स मिल जाएगा, सेक्स मेल या फीमेल कहीं मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए इंग्लिश में अगर यहीं जेंडर जगह पर सेक्स होता तो सेक्स क्या हो जाएगा? एक जैविक सत्ता हो जाएगा। दोनों में ध्यान दीजिएगा, जेंडर और सेक्स में अंतर है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जेंडर आपका हो जाएगा सामाजिक संरचना और सेक्स हो जाएगा आपका जैविक संरचना। ठीक है। आगे देख लीजिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं कि बच्चा जो रहता है वो समाज में जो है, समाज में रह करके सीखता है। तो समाज में जो है किसी न किसी के सहयोग से सीख जाता है। तो देख लीजिए कौन सा हमारा ऐसा सहयोग से है जो इसमें बच्चा सीख रहा है। तो पहला देखिए, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण
के प्रश्न। दूसरा देखिए वस्तु परक विकल्पी प्रकार के प्रश्न या सहयोगी प्रोजेक्ट या मानकीकृत। सहयोगी प्रोजेक्ट मतलब हो जाएगा कई लोग मिला करके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो भाई कई लोग मिलाकर बनाएंगे तो हमारा समाज बन गया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, व्यक्तिगत भिन्नताओं से मतलब सेल्फ का जो डिफरेंस है, इंडिविजुअल डिफरेंस जो है, उससे निपटने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब ये होता है कि जैसे नहीं बच्चे भेदभाव करते हैं कि हाँ ये आर्थिक रूप से पिछड़ा किस प्रकार सा बच्चा है, तो ऐसा क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखिए कि बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। दूसरा देखिए विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें। तीसरा ऑप्शन शिक्षण और आकलन में के समान मानक तरीके हों या बच्चों को, चौथा ऑप्शन देखिए बच्चों को उनके अंगों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें। बिल्कुल गलत ये हमारा हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बच्चों से बातचीत करें उनके दृष्टिकोण को महत्व दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना भैया, एकदम भैया। तो इसी बात पर भैया लाइक तो बनता है, एक लाइक कर देना भाई। ठीक है, और वीडियो को शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर देना। आगे देखिए आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि क्या होता है, या केवल वर्ष में एक बार हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों की प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। तो मूल्यांकन का हमारा सीधा सा फंडा होता है जो वर्ष के में एक बार हो, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, विद्यार्थियों को उपलब्धि में अंतर करने के लिए कहा जाए गलत हो जाएगा। भय और तनाव का माहौल तो बिल्कुल नहीं आपको बनाना है, भले बच्चों बना रहता है, हम लोग पेपर देते थे बहुत रहता था। चौथा वाला ऑप्शन हो जाएगा इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्ट फीडबैक प्राप्त हो। इसका मतलब है कि बच्चा कितना सीखा, हमने कितना बच्चे को सिखा पाया, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए, इसी से बच्चों का आकलन किया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। तो इसके बारे में आपको चिल्ला चिल्ला के एनसीएफ बताता है कि बच्चा शिक्षक हमारा क्या है, एक फैसिलिटेटर है। ठीक, फैसिलिटेटर में सुविधा दाता है। ठीक है, क्लियर है, आपको याद होना चाहिए। चलो आगे देखिए अनुसंधान थोड़ा सा और दोस्तों बड़ा कर लेते हैं। हाँ, अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, के साथ संबंधित नहीं मानी जाइए, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, का एक निर्धारक मात्र होती हैं। तो भैया अनुसंधान जो हमारा होता है, रिसर्च जो बच्चे करते हैं, वो जो है क्या करती हैं भैया, एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया यह समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन तो आसान था, समझ लिए होंगे। आगे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों मतलब क्या हो जाएगा, शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे, सामाजिक रूप से वंचित बच्चे, आर्थिक रूप से वंचित बच्चे, और ये बोलते हैं नहीं दृष्टिबाधित बच्चे, इन सबको एक साथ में अगर आपको क्लास में लेना हो तो क्या समस्या होगी। ठीक है, विद्यालय पर भार बढ़ा देगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, भार तो नहीं बढ़ता भैया। आगे दूसरा के अलावा देखिए तीसरा देखिए गया है काल्पनिक लक्ष्य, गलत है। जिनमें अक्षमता ना हो उन बच्चे के लिए हानिकारक, गलत है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में अगर देखा जाए तो क्या कहा गया है, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा में परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। मतलब कि अगर आप जो है उनके लिए कि कुछ मतलब कुछ डिफरेंट मेथड लाएंगे, तरीका लाएंगे, उन मतलब सभी बच्चों के साथ में कुछ अलग तरीक़ों से थोड़ा सा ध्यान दे करके उनको पढ़ा देंगे तो बच्चे सीख जाएंगे आराम से दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए हमारा 26 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है, क्या यह कथन सही है, बताइए। देख लीजिए पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। श्रेणीबद्ध दिखाई देती है, ये कौन सी बात होती है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए गलत है, क्योंकि अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है, गलत है।
ये गलत है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। सही है क्योंकि लेवागोस्की के अनुसार कि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, मतलब बच्चा समाज में रहकर समाज से क्रिया करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 3 का 4 सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब सुनने में असमर्थ बच्चा क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। बताओ भैया। लाइक कर देना भाई अगर लाइक नहीं किए हो, और दोस्तों इसको अपने यार दोस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के पास शेयर कर देना जरूर। चलो भैया आगे देखो, लिखा है नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। ये सही हो सकता है। ठीक है, देख लेते हैं आगे। नियमित विद्यालय से अपने सहपाठियों में कभी समान प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, ये कौन सी बात होती है। अगर उसे बेस्ट सही तरीका दोगे तो सुविधा दोगे तो वो अच्छा कर ले जाएगा। आगे देखिए, श्रवण असमर्थता वाले बच्चों की विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए। नहीं, समावेशी शिक्षा ये नहीं कहता, बोलता है सबको मिला के शिक्षा देना है। केवल अकादमिक शिक्षा का लाभ उठा नहीं पाएगा, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो इसका हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नियमित कच्छ विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाएं। मतलब जैसे बच्चा अगर सुनने में थोड़ा सा कम सुन रहा है या सुनने में एकदम नहीं सुन रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको मतलब सांकेतिक भाषा में समझाएंगे या CD DVD के माध्यम से चित्र को दिखाएंगे तो काफ़ी चीज़ें उस बच्चा सीख जाएगा वहाँ से। चलो भैया आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि लिखा गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है। वह बहुत तुनक मिजाज होता है। बिल्कुल गलत भैया। प्रतिभावान विद्यार्थी तुनक मिजाज नहीं, धैर्य मतलब वो होता है ना, मतलब धैर्यवान होता है। ठीक, आगे देखिए दूसरा, वह रस्मी व्यवहार का होता है, जैसे हाथ थपथपाना डोलना आदि। ये कोनो गलत बात है। आक्रामक और कुंठित हो जाता है, गलत बात है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। ठीक है, जैसे जो प्रतिभाशाली बच्चा होता है, जो मतलब उसका माइंड बहुत तेज काम करता है, तो अगर उसको अपने लेवल का क्वेश्चन कोई चीज़ नहीं मिलता है तो उसको ऊबन सी हो जाती है दोस्तों क्लास में। ठीक है, आपको भी कभी कभी हो जाता होगा, जैसे कुछ चीज़ होता है बार बार वही पढ़ाते रहते हैं तो आपको ऊबन हो जाती रही होगी। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। किस प्रकार से अधिगम को बढ़ा सकती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। ठीक है, क्या बढ़ा सकते हैं इससे। आगे देखिए, विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। आगे देख लीजिए, अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे करके या ड्रिल और अभ्यास के द्वारा। तो हमारा जो अधिगम बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका हो जाएगा दोस्तों ने, तो विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन से आप जोड़ देंगे न, तो जो विद्यार्थी रहेंगे वो ऑटोमेटिक अपने से सीखना शुरू कर जाएंगे। तो इसमें देखिए अगर देखा जाए तो सब कुछ ऑप्शन सही है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आंसर हमारा है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन CDP का, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, मतलब पैसिव रिसिपिएंट्स हैं, नहीं सक्रिय प्राप्त करता है, यही गलत हो जाएगा। बच्चे समस्या समाधान करता है, सही। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बिल्कुल कहते हैं जीन पियाजे। बच्चे पर्यावरण के प्रति अन्वेषक है, जीन पियाजे सही कहते हैं। ठीक है, तो BCD अगर कहीं दिख रहा होगा तो BCD सही आंसर हो जाएगा, तो कर लोगे ना, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलो भैया हमारा एक का खेला खत्म हुआ, मतलब हमारा बाल विकास खत्म हुआ। अब हम आते हैं गणित को लगाते हैं, देखते हैं हमारा गणित में क्या होता है। थोड़ा गणित जिसकी कमज़ोर है भाई टेंशन मत लो, गणित में नंबर स्कोर कर लोगे, बस थोड़ा थोड़ा गणित पढ़ते रहो। पैडागोजी में आप क्वेश्चन अच्छा स्कोर करने की कोशिश करो। न्यूमेरिकल में आप 15 में से 7-8 न्यूमेरिकल आराम से कर ले जाओगे, टेंशन मत लो। ठीक है, देखिए लिखा गया 31 नंबर न्यूमेरिकल देखिए कि कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई और 3 दहाई लिखने के लिए कहा। कोई बात नहीं है। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर, देखिए 4 इकाई है और 3 दहाई, मतलब 34 लिखने के लिए कहा है। ठीक है, लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिखा। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगी। ठीक है, तो इस संकल्पना को आप कैसे समझाएंगे, देखिए पहला ऑप्शन, स्तंभ विधि से अभ्यास करने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगे। क्या ऐसा हो सकता है। आगे देख लीजिए, दूसरा देखा जाए कि विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर उन्हें लिखने के लिए कहेंगी। क्या हमारा ये सही है।
आगे देखिए हमारा तीसरा, उन्हें बताएंगे कि यह गलत है और फिर उन्हें सही उत्तर लिखने को 5 बार कहेंगे। आगे देखिए अगर देखा जाए तो चौथा वाला ऑप्शन क्या लिखा गया है कि हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे जिससे कोई भ्रम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे बेस्ट आंसर है, सही आंसर है, तो विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे। गिनतारा मतलब क्या होता है, ऐसे गिनतारा होता नहीं, यहाँ लिखा रहेगा यहाँ इकाई, वंस, टेंस, 100। तो अब गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे तो वंस के जगह पर आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर हो जाएगा क्या 1 2, यहाँ पर दोस्तों 4 हो जाएगा। वंस पर क्या हो जाएगा 4, 34 है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 34 कर ले जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलो आगे भैया 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है, ध्यान देना, ये ध्यान देना। बहुत लोग ना ऐसे गलती करके चले आते हैं क्वेश्चन में। अब देखो यहाँ नहीं दिया है, ठीक है, तो देखिए कौन सा सही नहीं है बच्चों को। ठीक है, देखिए पहला देखिए, प्रतिचित्रण अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है। दूसरा देखिए, प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। आगे देखिए तीसरा, कि प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, या प्रतिचित्रण स्थानिक चिंतन को बढ़ावा देता है या बढ़ाता है। तो इसका जो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं दिया ना, कौन सा सत्य नहीं, यही सत्य नहीं है कि गणित का पाठ जो मैपिंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। गणित में भी हम बहुत कुछ चीज़ें प्रतिचित्रण से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। अब बताइए प्राइमरी लेवल पर आप क्या नहीं सीखते हैं। अब इसका तो आंसर आप लोग कर ले जाएंगे यार, इसका आंसर तो आसान है भैया। प्राइमरी लेवल पर हम कोण पढ़े, आपसे 1 से 5 तक कोण पढ़े नहीं होंगे, आपको कोण जाएंगे 6 से 7 या 8 में मिलेगा, वहाँ से पर आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि गणितीय खेल और पहेलियाँ मदद करते हैं। क्या मदद करते हैं, गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करने के लिए। क्या सही है, बिल्कुल सही है। गणित और प्रतिदिन के विचारों को में संबंध स्थापित करने के लिए सही है। गणित को आनंददायक बनाने के लिए सही है। समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए, मतलब ABCD सही है। तो विकल्प देख लो भैया, ABCD कहीं लिखा है ना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिखा है, तो फर्स्ट वाला सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। पैडागोजी बहुत कठिन नहीं होती है दोस्तों, बस देखते रहिए। अभी देखो कितना आसान इस पैडागोजी सब हो जाएगा। दिया गया है एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, कोई बात नहीं है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों का क्षेत्रफल समान है। तो किस प्रकार से समझाएगा दोस्तों, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप ग्राफ पेपर पर बना के बच्चों को दिखा देंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है, समझ में आया ना। आगे देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ये भी ध्यान देना है, ये नहीं ध्यान देना, नहीं 2 बार पढ़ लेना क्वेश्चन को, गलत मत करना। ठीक है, क्या नहीं है देख लेते हैं भाई। लिखा गया गणित को बच्चे की जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना सही हो जाएगा, होता है। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत के कौशल को प्रोत्साहन देना सही हो जाएगा। तर्क संगत विचारों को प्रोत्साहन देना सही हो जाएगा। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई के लिए तैयार कराना, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो होगा गलत हो जाएगा, और जो गलत है आपको उसी को बताना सही है। तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलो आगे देख लेते हैं भाई। यहाँ अब देखो आगे यहाँ से न्यूमेरिकल लिखा है 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान का अंतर है। अरे यार ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, बताइए, ये आसान क्वेश्चन है। देखिए 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा 500,
7 का अंकित मान, अंकित मतलब मान 7, तो 500 में से 7 घटा देंगे 493 कहीं लिखा है तो 493 आंसर हो जाएगा। अब बताओ ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं आया तो भैया आप पर लानत है, ये तो आ जाएगा ना क्वेश्चन। हाँ चलो ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, यही क्वेश्चन रहता है, कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं वो तो आसान रहते हैं लेकिन लोग डर जाते हैं, कर पे नहीं करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है यदि 30,028 बराबर 28 इकाई प्लस 28,000 प्लस डैश दहाई, तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या आ जाएगी। तो लिखो भैया कैसे लिख, इसको लगाने का तरीका ये होता है, देखो यहाँ पर आप लिखेंगे 30,028, ठीक है हो गया, बराबर इकाई के जगह पर अभी हम कल वाले वीडियो में बताए थे आपको, इकाई की जगह पर 1 रखेंगे, हज़ार के जगह पर आप लोग रखेंगे 1000, हज़ार की जगह पर 1000, फिर दहाई के जगह पर आप रखेंगे कितना 10, ठीक है 10। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको कितना है 30,028। अब ये देखिए यहाँ पर ये जो संख्या है इस संख्या को आप लोग किधर ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो इधर हो जाएगा माइनस, ये 28 गुणे 28 हो जाएगा, प्लस 28,000 हो जाएगा, ठीक है 28,000 नहीं, हाँ 28,000 हो जाएगा यहाँ पर, और बराबर आ जाएगा आपका 10x, ठीक कितना हो गया। अब 30,000 में से 30,028 में से 28 घटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 30,000, और 30,000 में से जब 28,000 घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 2,000, तो 2,000 बराबर आ जाएगा 10x, 2,000 बराबर 10x, x बराबर आपका 200, 200 कहीं आंसर में दिया है, 200 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिया, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अरे कुछ नहीं करना, इकाई की जगह पर आप लेके रखिएगा, हज़ार की जगह पर 1000, दहाई की जगह पर 10, और जो हमारा खाली जगह वहाँ पर x रख लीजिएगा, और इसको पक्षांतर करने पर आप हल करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 200, ठीक है समझ में आया। क्वेश्चन कठिन नहीं है, ये सब क्वेश्चन कर ले जाएंगे, आप लोग डरिए मत मैथ से। कुछ लोग बोलते हैं सर हमको मैथ नहीं आती है, कि हमारा मैथ से, अरे मैथ नहीं आती है तो आप पहले एक बार देखिए तो कौन सा क्वेश्चन आता है मैथ में, कठिन नहीं आता है। लिखा गया है जब 80,808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को 90,909 से 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों से भाग दिया जाता है, तब भागफल क्या आता है। अब देखिए इसका क्या है, थोड़ा सा आपको बताते हैं। जब आप 80,808 में आप भाग देंगे किससे, 108 से, ठीक है 108 से अगर आप भाग देंगे तो इसका शेषफल आ जाएगा 24। भाग देने आता है ना आपको, ये भी नहीं आता है क्या, भाग देने तो आता होगा, भाग दे के निकालिएगा तो आएगा 24, ठीक है। अब और जब 90,909 में आप भाग देंगे 109 से, तो आपका शेषफल आ जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। और अब देखिए दिया गया है भाग देने पर प्राप्त शेषफलों को भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है। तो 24 में आप 3 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, आपको ये बताना है। तो भाग दे दीजिए, 8 बार जाएगा ना भैया, बटे 3 कर देंगे, 3 8 24, आपका 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है भैया, इसका आंसर आ गया 3, इसमें भाग दे करके इसका भागफल शेषफल लेना है, इसमें से इसका शेषफल लेना है, दोनों को शेषफलों को भाग दे देना है, आंसर आपको 8 आ जाएगा। लगा लेंगे ना। चलो आगे 40 नंबर देखो क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे यक्स, तब रिक्त स्थान पर संख्या क्या होगी। अरे यार ये आसान क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो 600, यहाँ फिर से लिखते हैं कि यहाँ है 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे यहाँ पर x मान लो। अब इधर 63 भाग हो जाएगा, देखो 63 603 गुणे 28 बटे आपका आ जाएगा 63 और गुणे 4, 4 सते 28, 7 9 63, ठीक है। और 9 छक्के 54 और 9 सते 63, हमारा 67 का ही आंसर दिख दिया है। काट देंगे 67 आंसर दिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। लगा लोगे ना, कठिन नहीं क्वेश्चन था भैया, बस हल करना सीख जाओ, हल करने सीख गए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो इसका एक काम करिएगा दोस्तों, अगर जो क्वेश्चन आपको मैथ में नहीं आए उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है।
और हम आपको जो है पर्सनली रिप्लाई करके समझा देंगे कैसे इस क्वेश्चन का आंसर आया है। चलो 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है 200 और 400 के बीच 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज भागे 15, 24 से तथा 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज क्या होता है। अब भैया सबसे छोटा सार्वगुणज क्या होता है, मतलब होता है लासा। तो 30 और 45 और 60 का अगर लासा लोगे न तो आ जाएगा 180। ठीक है, लेकिन दिया 200 और 400 के बीच में, तो 180 हमारा 200 400 के बीच में नहीं आ रहा है। इसका दोगुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 360। अब 360 देखिए 200 और 400 के बीच में आ गया, तो इसका जो सबसे छोटा सार्वगुणज ले लेंगे, कितना ले लेंगे 360। ठीक, तो इसका हो जाएगा 360 हो गया, भागे कर देंगे 5, 15, 24 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज। तो 15 को लिखेंगे 5 गुणे 3, ठीक है, और 24 को लिखेंगे 8 गुणे 3, 45 लिखेंगे 15 गुणे 3। तो 3 हमारा देखिए सबसे 3 हमारा तीनों में कॉमन है, तो 3 से भाग दे देंगे तो काट देंगे 3 हमारा 3 से काट देंगे तो हमारा 120 आंसर आ जाएगा। 120 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया, चौथा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलो दोस्तों थोड़ा वीडियो अब फास्ट खत्म करेंगे क्योंकि बहुत समय हो गया, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखिए एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। एक संख्या दिया है, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर कर लेते हैं। हाँ, दिया है एक संख्या, मान लो संख्या x 100 के आधे से छोटी है, मतलब 50 से क्या है वो छोटी है। ठीक है, यही होगा ना। फिर से लिख देते हैं, अरे एक संख्या 100 के आधे मतलब 50 से क्या है छोटी है। आगे 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, मतलब 40 और 50 के बीच में कौन सी क्या है ये संख्या है। ठीक है, आगे देखिए इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से एक कम है। ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि संख्या में अंकों का योग 7 है तो 4 और 3 दो ही अंक बचेंगे ना। 4 और 3 7 है तो अंकों का गुणनफल हो जाएगा, 4 3 12 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 43 होगा। देखिए 40 और 50 के बीच में कौन संख्या आ गई 43 आ जाएगी। दोनों अंकों का योग 7 हो जाएगा। 43 का जब गुणा कर देंगे 4 3 12 आंसर हो जाएगा। सही है, आ गया हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लीजिए हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है। किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। कोई बात नहीं है, 2/3 लड़कियां हैं तो 1/3 लड़के होंगे। तो 360 गुणे 1/3, 3 काट देंगे तो हमारे 120 हो गए लड़के। आ गया ना भैया, काटेंगे 120 लड़के हो गया, कोई बात नहीं है। लड़कों का 3/4 खिलाड़ी हैं, जो खिलाड़ी नहीं हैं उनकी संख्या क्या है। तो 3/4 ये बताइए। अच्छा 3/4 खिलाड़ी हैं तो 1/4 खिलाड़ी नहीं होंगे, तो इस 120 का 1/4 निकाल लो। 120 गुणे 1/4, 4 से काट देंगे 30 लड़के हमारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। तो क्या करेंगे, देखो लिखा है, फिर से समझाते हैं। देखो कुछ लोग समझ नहीं आएगा, ऊपर से निकल गया होगा। देखो लिखा गया किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। अच्छा ये बताओ, अगर 2/3 लड़कियां हैं तो 1/3 लड़के होंगे ना, होंगे। ये नहीं आता क्या, दोनों जोड़िए देखिए 1 आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए हम 1/3 कर लिए। तो लड़के 360 का 1/3 कर लिए, 120 आ गए। और लिखा है लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। तो 3/4 अगर खिलाड़ी हो जाएंगे तो 1/4 बेचारे कुछ नहीं खेलते होंगे। तो पूछा गया उन लड़कों की संख्या क्या है जो खिलाड़ी नहीं है। तो 1/4 निकालो किसका 120 का, हमारा 30 लड़के हो जाएंगे। आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। भैया आ गया समझ में ना। चलो आगे देख लेते हैं। हाँ 44 नंबर क्वेश्चन है। लिखा गया हरीश ने एक स्कूटर 49,533 में खरीदा। उसने 8,076 का नगद भुगतान किया तथा शेष रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि है। तो पहली बात तो आप 49,533 में से 8,076 रुपया घटाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए जब घटाएंगे आंसर तो कितना आ जाएगा, घटाइए। ठीक है, देखिए 49,533 में आपको कितना घटाना है 6708। ठीक, अब देखिए जब आप इतना घटा देंगे भैया तो आपके कितना पैसा आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा दोस्तों 41,000। ठीक है, 477 रुपये। घटाने आता कि नहीं आता है। अरे 13 में से 6 गए 7, यहाँ में से हमारा कितना हो जाएगा देखिए 12 में से 7 गए
6। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 12 में से 7 के, यहाँ दोस्तों हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 5, हाँ दोस्तों यहाँ पर 5 है, तो हमारा देखिए हाँ यहाँ पर 5 हो जाएगा। हाँ अब देखा हमारा सही आंसर हो जाएगा कितना, 41,477 रुपये बचा। और इसमें आप लोग भाग दे देंगे 37 से, तो कट करके आपका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा, 1121 रुपया। ठीक, 1121 रुपया आंसर आ जाएगा। ये वाला कैसे करना है फिर से बता रहे हैं, 49,533 में से 553 में से आपको 8,076 रुपया घटाना है। घटाने के बाद आपका आ जाएगा 7,7,4,1,4। ठीक, ये आ जाएगा कितना। अब इसमें आप 37 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जो आना रहेगा कितना आ जाएगा दोस्तों, 1121। तो ये दोस्तों क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस कैलकुलेटिव है। कैलकुलेशन आपको जोड़ घटा गुणा भागाना चाहिए, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन यहाँ पूछता है मैथ में और एक क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंट में पूछता है। 2 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से बन जाता है। लिखा गया एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। कोई बात नहीं, 13:15 पर चली। लिखा गया है शनिवार को बेंगलुरु 7:30 पर पहुंची, यात्रा में लगा समय क्या होगा। ठीक है, 13:15 पर चली थी। अब अगर ये 13:15 पर पहुंच गई होती, ठीक है, ये 24 घंटा हो गया होता, लेकिन ये हमारा 7:30 पर पहुंची। ठीक है, तो आप ये ऐसे निकालिए, देखिए 13:15, ठीक, 13:15 से आप जो है 7:15 तक निकाल लीजिए। ठीक है, तो 13 से जोड़ेंगे, देखिए 13:15 से 14:15 1 घंटा, 14:15 से 15:15 2 घंटा, 16 3 घंटा, 17 हमारा 4 घंटा, 18 हमारा 5 घंटा, 19 हमारा 6 घंटा, 20 हमारा 7 घंटा, 21 हमारा 8 घंटा, 22 हमारा 9 घंटा, ठीक है, 23 हमारा 10 घंटा, ठीक, 24 हमारा 11 घंटा, 25 हमारा 12 घंटा, 26 हमारा 13 घंटा, 27 हमारा 14 घंटा, 28 सॉरी दोस्तों उल्टा हो गया दोस्तों, थोड़ा सा फिर से हम काउंट कर लेते हैं क्योंकि हम 24 के बाद भी गिन लिए। देखिए फिर से गिनते हैं, देखिए 13 बजे चली है तो 13 से हम 7:15 तक गिनते हैं। देखिए 13 से हम 13:15 से 7:15 तक गिनते हैं, उल्टा हो गया दोस्तों 7:15 तक। ठीक है, अगर देखा जाए तो आप आराम से निकाल ले जाएंगे, लेकिन हम फिर से भी आपको बताते हैं। देखिए ये 13:15 से आप लोग, ये सुबह के, ये दोपहर के 13:15 है, अगर रात के 13:15 देखेंगे तो आपको बच जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 घंटा। ठीक है, और इस 1 बजे से लेकर के 7 बजे से, मतलब 2 3 4 5 6 7, इन दोनों के बीच में आपको आ जाएगा 6 घंटा। ठीक है, तो अगर देखा जाएगा तो 12 6 18 घंटा तो आपके पास ऐसे आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे, अरे दोपहर के 1 बजे से रात के 1 बजे तक आपका 12 घंटा हो गया, फिर रात के 1 बजे से सुबह 7 बजे तक आपका 6 घंटा, तो 12 6 18 घंटा आपका टाइम आ गया 15 तक। लेकिन यहाँ पर 7:30 पर पहुँची है तो 15 मिनट और जोड़ लेंगे, तो 18 घंटा 15 मिनट आपका ये आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके निकालने का तरीका दोस्तों आप 24 में से घटा कर निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसे जोड़ने पर आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं। ये दोस्तों एकदम वो नहीं बोलते हैं गाँव वाला मेथड, तो गाँव वाला मेथड गाँव के लोग ऐसे ही जोड़ते हैं, आराम से बहुत से बड़ी क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। लिखा है 15 दिनों में मिनटों की संख्या बराबर है निम्न में से किसके सेकंडों की संख्या के। तो 15 दिन में किसके मिनट की संख्या सेकंडों की संख्या के बराबर है भैया, देख लेते हैं। 8 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, तो निकाल लेना भैया आप लोग। 15 दिन में पहली बात तो कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है। 24 घंटा में आपका कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। अब गुणा करेंगे इसका, तो 15 छक्का 15 चौका 60, 15 दूनी 30, और 30 में 6 जोड़ेंगे 36, 36 हमारा 360 गुणे 60 कर देगा। ठीक है, 60 आपका आ जाएगा 216 216। तो 216 अगर आप लोग हल करेंगे दोस्तों, इस 6 घंटों को आप हल करेंगे ना, कैसे, 6 घंटा, ठीक है, गुणे 60 1 मिनट गुणे 60 सेकेंड, तो आप इसको निकालेंगे तो आपका 216 आंसर आ जाएगा। जितना ये आया इतना ये भी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संतरे के 15 लीटर 246 मिलीलीटर जूस को गाजर के 19 लीटर 714 मिलीलीटर जूस में मिलाया जाता है। चलो भैया दो जूस को मिला दिया गया, तो दोनों का मिला दिया गया इन दोनों को।
और लिखा गया कि 12 लीटर और 750 मिलीलीटर जूस इसमें से प्रयोग लाया गया। चलो कोई बात नहीं है। और शेष बोतलों में भरा जाता है, जहां प्रत्येक बोतल 250 मिलीलीटर जूस में 250 मिलीलीटर जूस आता है। बोतलों की संख्या क्या है? तो पहले दोनों को जोड़ लीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़िए तो 6 4 कितना आ जाएगा आपका 10, और 8 1 9 1 10 आ जाएगा, 7 2 9 1 10 आ जाएगा, ठीक है। और 15 में 19 जोड़ देंगे, तो 15 में अगर आप 20 जोड़ेंगे तो आपका 35 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर का एक हासिल आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा टोटल 35 लीटर दूध रहा, ठीक। 35 लीटर आपका शरबत बना। कितना था दोस्तों? 35 लीटर। अब देखो 35 लीटर में से आपका कितना निकाला गया? 12 लीटर 750 मिलीलीटर। तो जब 12 लीटर घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 22 लीटर 250 मिलीलीटर आ जाएगा, ठीक है। और इसको भाग दे दो किससे से? 250 से, तो हमारा यही आंसर आ जाएगा दोस्तों। काट दोगे इसको ना, तो जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 89। कितना आ जाएगा दोस्तों? 89 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। कैसे करेंगे? देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक। जोड़ लिए, जोड़ने के बाद देखो आ गया 35। जोड़ने के बाद इस 12 लीटर 750 मिलीलीटर को घटा लेंगे, ठीक। घटाने के बाद जो आएगा उसमें हम 250 से भाग दे देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 89 लीटर, ठीक है। क्लियर हो गया ना? लगा लोगे ना भाई? चलो आगे 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्या लिखा गया है? फलों के मूल्य किलोग्राम में नीचे दिए गए हैं। खरबूजा 18.5 रुपये किलो, चेरी 72 रुपये किलो, कोई बात नहीं है। अंगूर हमारा है 120.60, मतलब 120 रुपया 60 पैसा किलो। और सेब 78 रुपये 40 पैसा किलो। लिखा है रेशमा 4.5 किलोग्राम खरबूजा खरीदती है। सॉरी दोस्तों, तो भैया खरबूजे का रेट कितना है? 18.5 रुपया, ठीक है। अब कई किलो खरीद रहे हैं? 4.5 किलो, तो 4.5 किलो गुणा कर देंगे इसमें, तो 18.50 18.50 रुपया में आप जब गुणा करेंगे 4.5 से, तो आंसर आपका आ जाएगा 83 रुपया 25 पैसा। कैसे भैया ये बताइए? 4.5 किलोग्राम खरबूजा खरीदा, 1 किलोग्राम का दाम 18 रुपया है, तो 4.5 किलोग्राम का दाम आपका हो जाएगा इतना। लिखा गया 1 किलोग्राम और 200 ग्राम चेरी, ठीक है। तो 1 किलोग्राम आपका 72 रुपया हो जाएगा, तो इसमें गुणा करेंगे 72 गुणे 1.2, ठीक है। इसका गुणा करेंगे तो जितना इसमें आंसर आ जाएगा दोस्तों, इसमें यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा? 86.4 रुपया, ठीक है। 86 रुपया 40 पैसा। तो ये हमारा आ गया, ये आ गया, दोनों आ गया। उसी प्रकार से ये निकालेंगे। देखिए क्या निकालेंगे कि 250 ग्राम अंगूर, तो 78 का हम बटे कितना कर देंगे? 78.40 बटे 4, 4 से काट देंगे, 4 करना 4, 4 9 36, 4 से 24, ठीक है। तो 19 रुपया 60 पैसे का क्या हो गया? आपका अंगूर हो गया दोस्तों, ठीक है। कितने का हो गया दोस्तों? 19 रुपया। सॉरी दोस्तों, ये उल्टा हो गया, क्योंकि हमको सेब का हमने काट दिया। इसका काटेंगे 120 रुपया 60 पैसा का, 120 रुपया 60 पैसे का काटेंगे जब 4 से, तो 4 से काटेंगे 4 या 30 रुपया 15 पैसा, 30 रुपया 15 पैसे का हो गया अंगूर। और उसी प्रकार से निकालेंगे क्या? उसी प्रकार से 1/3/4 किलोग्राम सेब, तो 1/3/4 मतलब 4 करना 4 तिहाई 12, 12/4 क्या कर देंगे? 4 करना 4, 4 3 7/4, 7/4 गुणे 78। यहाँ से इसको गुणा कर देंगे दोस्तों, 78 हम कर देंगे 78.40। तो इसका जब गुणा करके निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 137 रुपया, 137 रुपया 20 पैसा, ठीक। अब तीनों का हम निकाल लिए कितना कितना अलग अलग वेट आया, तीनों को जोड़ लेंगे, जितना हमारा पैसा आएगा उसको 500 में से घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 163 रुपया आंसर आ जाएगा, ठीक है। जिसको कोई क्वेश्चन गलत कठिन लगे तो क्वेश्चन छोड़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है दोस्तों। बस इसमें क्या करना है, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना है और थोड़ा आराम से। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखो कब करना है, जब पूरा पेपर हल कर लो तब इस क्वेश्चन को छूना, इसके पहले बीच मत छूना। पूरा पेपर हल कर लो, बाल विकास, मैथ का भी पूरा पेपर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको कठिन लगे तो उसको छोड़ दो और सबसे लास्ट में उसको करना, ठीक है। चलिए भैया आगे देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को। क्या है
कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 सेंटीमीटर गुणे 5 सेंटीमीटर गुणे 2.5 सेंटीमीटर है। दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 सेंटीमीटर गुणे 4.4 मीटर गुणे 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। तो दोस्तों क्या करेंगे ना, हम बड़े वाले से में छोटे वाले से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो 56 सेंटीमीटर गुणे 4 मीटर, मतलब इसको हमारे 40 कर देंगे, और 25 मीटर को 0.25 मीटर है, हमारा हो जाएगा 25 बटे हम कर देंगे 7 गुणे 5 गुणे 2.5। 2.5 से काटेंगे 10 बार जाएगा, ठीक है। 5 से काट देंगे 5 दूना 10 हो जाएगा। 7 काट देंगे 7 8 56 हो जाएगा। 8 दूना 16, 16 चौका 64, 640 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग लगा लीजिएगा, कितना आ जाएगा 640। क्या करेंगे कि इसको बड़े का आयतन बटे छोटे का आयतन निकाल लेंगे, तो दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर में चेंज करके आप लोग लगाइएगा, आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों 640 आंसर आएगा दोस्तों। 960 नहीं 640 इसका आंसर आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं भैया क्या क्वेश्चन। हाँ 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का 3 गुना, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 है। तब चलो भाई क्वेश्चन बड़ा मस्त दिया है, देख लेते हैं क्या है। दिया है किसी आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। मतलब अगर b हमारा इसकी चौड़ाई है तो इसकी लंबाई हमारा कितना हो जाएगा 3b, कोई दिक्कत नहीं है, दिया ना, चौड़ाई का 3 गुना है। इसकी चौड़ाई एक भुजा के वर्ग का आधा है, एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a बराबर कितना हो जाएगा 72। तो a से काट देंगे 4 कन्ना 4, देखो 4a बराबर कितना आया था दोस्तों, बराबर आया था 72। तो 4 से काट देंगे 4 कन्ना 4, 4 8 32, ठीक है। 18 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो वर्ग की भुजा आपको आ गई a बराबर जो है 18 सेंटीमीटर, और a का आधा हमारा दिया है। देखिए वर्ग की भुजा का आधा क्या है, आयत की चौड़ाई है, तो चौड़ाई हमारा 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, और 9 का 3 गुना हमारा क्या है, इसका लंबाई है, तो ठीक है, इतना हमारा आ गया। अब देखो लिखा गया है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा गया आयत के परिमाप और वर्ग के परिमाप, आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। तो परिमाप अगर निकालना हो तो निकाल लो, जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा दोस्तों। इसका परिमाप निकालेंगे 18 चौक 72, और इसका परिमाप निकालेंगे 36 गुना 72, तो दोनों का परिमाप आपका बराबर आएगा। आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा, ठीक है। वर्ग का परिमाप होता है भुजा गुणे 4, और आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, बराबर है उस घन के जिसका आयतन की भुजा 0.3 सेंटीमीटर है। ये सही है भैया, घन का आयतन 0.3 है, तो निकाल लो भैया। आयतन हमारा देख लेंगे कितना आ जाएगा 0.27, इसके आसपास कुछ आएगा लगभग। अब अगर इसका गुणा आयतन निकाल लेंगे तो आपका बराबर आया तो काम हो जाएगा। 15 चौका 60, ठीक है, 60 गुणे 45 कर देंगे तो 6 पंचे 30, अच्छा चौक 24 3 27, ये देखिए 27 यहाँ आ रहा है, 27 यहाँ आ रहा है, तो ये हमारा पहला वाला ऑप्शन तो सही है। दूसरा 10 का शतांश मतलब 10 का 100वां हिस्सा, तो 10 बटे 100 आपका 0.1 आएगा, बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। ये देख लीजिए 2005 ग्राम बराबर 2,000 किलोग्राम, लेकिन हमारा ये वाला आंसर गलत हो जाएगा। 55 लीटर और 55 मिलीलीटर बराबर 55.55 लीटर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका 55.055 लीटर, ठीक है। इसका आंसर हमारा ये वाला गलत है, ठीक है। यही हम आपको दिखाना है कौन सा सही नहीं है, ध्यान देना, ठीक। हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा वाला। चलो आगे देखिए, अब हमारा देख लेते हैं 2 अंकी संख्या को दूसरी 1 अंकी संख्या या 2 अंकी संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। मतलब जैसे 10 है गुणे 15 करना है अगर आपको, तो आसानी से कैसे कर लोगे।
ठीक है, तो गुणन के योग वितरण नियम का प्रयोग कर लोगे ना, ठीक है, तो आसानी से सीख जाओगे। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो। समझ में आया क्यों होता है भैया, इसको तोड़ देना, बहुत बड़ा संख्या हो जाएगा। मान लो यहाँ 99 गुणे 15 करना है, तो 15 को 10 गुणे 10 में कर देंगे, जोड़ लेंगे, हमारा आसानी से आ जाता है आंसर। यही होता है। आगे देखिए, हमारा ये पेडागोजी है, फटाफट खत्म करते हैं दोस्तों, बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। देखिए, गणित से भयभीत होने पर और उनमें सफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं माना जाता है? ठीक है, नहीं माना जाता है क्या? लैंगिक भेद नहीं माना जाता। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए दोस्तों, इसको वीडियो अभी देखो, थोड़ा फास्टली चलेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लिखा गया, दो दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? दो दशमलव योग बढ़ाना है, तो दो दशमलव योग पढ़ाने के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका आपको होता है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पढ़ाएंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। आगे देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 55 है। दिखा गया है, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप कैसे करेंगे? सदैव सत्य नहीं होता है। ठीक, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है 2 गुणे 2, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई दोस्तों। हाँ, ये देखिए 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है, तो 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है। तो आपको कैसे बताएंगे कि 0.2 करेंगे, 0.2 करेंगे तो इससे भी कम 0.04 आ जाता है। ठीक है, 0.004 आ जाता है। ये कैसे होता है? आप इसको बताएंगे कि भैया दोनों को बराबर नहीं आता। देखो ये अंतर आ रहा है, दोनों गुणा करने बड़ी बड़ी संख्या नहीं, छोटी संख्या भी आ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, देखो ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा है? जानते हैं आप लोग क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर से इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है भाई, ये सब क्वेश्चन तो आ रहा होगा आपको। आगे देख लेते हैं, हमारा वास्तविक जिंदगी से गणित का संबंध बनाने के लिए और अंतर विषयों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किन मूल्यांकन योजनाओं का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा किया जाता है दोस्तों, वास्तविक ज़िंदगी से जोड़ना है। तो वास्तविक ज़िंदगी जोड़ने के लिए बच्चा क्या करेगा? जब क्षेत्र पर भ्रमण करेगा, सर्वेक्षण करेगा या उसके बारे में कुछ परियोजना बनाएगा, तो वास्तविक ज़िंदगी से मैथ को या गणित को जोड़ लेगा। ठीक है, या उसका मूल्यांकन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि गणित की कक्ष में दृष्टिबाधितों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग साधनों के रूप में किया जाता है? इसका हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका देखा जाएगा सही क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका हो जाएगा आपका संख्या चार्ट, कंप्यूटर जियो बोर्ड। आगे देखिए, टेलर गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड, या हमारा आगे देखा जाए तो है कंप्यूटर संख्या चार्ट जियो बोर्ड, या हमारा देखा जाए टेलर गिनतारा भिन्न किट संख्या का जांच। तो इसका जो दोस्तों आंसर हमारा हो जाएगा, अगर देखा जाए सही तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। ठीक है दोस्तों, इसका हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यही देखिए दोस्तों, हमारा दोनों में दिया, देखिए इसमें भी यही दिया है, इसमें भी यही दिया है, दोनों मिक्स कर रहा है, लेकिन हमारा इसका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड थर्ड इसका सही हो जाएगा दोस्तों। इससे बेस्ट आंसर हमारा है, हमारा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड इसका सही हो जाएगा दोस्तों। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर जियो बोर्ड, ये सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका हमारा ये सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है। संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनकी आयु 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय के प्रवीण हैं? ठीक है, क्या पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचन, ठीक है, या पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन, पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, या वर्गीकरण, प्रतिवर्तता, प्रतिवर्त्यता, अनुपातिक विवेचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों। क्या हो जाएगा कि पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, प्रतिवर्त्यता में प्रवीण हो जाते हैं हमारे प्राथमिक स्तर के बच्चे। ठीक है,
चलो भैया देख लेते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है मैथ का। क्या है, कक्षा 1 के एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को सभी वस्तुओं की गणना करने के लिए कहा, जिनमें पेन, रबड़ और शार्पनर का संग्रह था। विद्यार्थी ने सभी वस्तुओं को एक रेखा में रखा और गणना शुरू की। उसने 10 वस्तुओं के स्थान पर कहा कि 2 पेन, 5 रबड़ और 3 शार्पनर हैं। आपके विचार से विद्यार्थी को गणना के किस सिद्धांत या किन सिद्धांतों पर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एकाएकी संगतता। मतलब एकाएकी में क्या होता है कि सबको जो है मिला नहीं पा रहा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा ऐसा भी हो जाएगा दोस्तों। अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट भी हो जाएगा। क्या, स्थिर क्रम अमूर्त चिंतन। मतलब अमूर्त मतलब सबको मिला करके एक में नहीं बना पा रहा था। हमारा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सेकंड इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप वीडियो को देखते देखते बोर हो गए हों तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके थोड़ी देर बाद टहल घूम कर आकर देखेंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आसानी से आ जाएगा। आगे देखिए, हमारा 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। अब थोड़ा दोस्तों फास्टली ख़त्म करेंगे। दिया गया पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम, जिन्हें 6 उप विषयों के चतुर्थ निर्मित किया गया है, ये पौधे और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र के उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं। वह कौन सा कारण है जो नहीं है? मतलब इनमें से एक ऐसा कौन सा कारण है जो नहीं है, उसको आपको चुनना है। तो इसमें देखिए कौन सा आपका कारण है। ठीक है, तो विद्यार्थियों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है हमारा पौधों और पशुओं को समझने के लिए सक्षम बनाना, यही हमारा चौथा कारण नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा वीडियो थोड़ा फास्ट खत्म करेंगे क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। देखिए हमारा क्या, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए? समुदाय के साथ अन्योन्य क्रिया करने का अवसर प्रदान करना बिल्कुल है। बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील करना सही है। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना सही है। आकलन के एक अवसर के रूप में प्रदान करना, मतलब इसका ABCD हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए आगे हमारा क्या है, देखा जाए तो लिखा गया 63 से 65 निम्नलिखित अवतरण पर आधारित है। क्या कहा गया है देख लीजिए। शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबलने का और उसके वाष्पीकरण हो जाने का प्रयोग को देखने के बाद 7-8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दिए गए उत्तर इस प्रकार हैं कि पानी गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। अब क्वेश्चन को आपको आंसर देना 63 से लेकर 65 तक। लिखा गया 63 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताते हैं? ठीक है, कि बच्चों के उत्तर तर्कसंगत नहीं है, बच्चों की सोच गलत है, बच्चे अच्छा अवलोकन नहीं कर पाते हैं, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों के विकल्पी विचार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाए, क्योंकि बच्चे उसके बारे में नहीं जानते थे। बच्चे जानते थे भगवान पानी पी लिया, तो वाष्पीकरण के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? तो जल चक्र का मानचित्र प्रदर्शित करेगा शिक्षक, तो इसका आंसर जो है बच्चे आसानी से वो जान जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रश्न नमूना हो सकता है? तो विविध सोच करने के लिए क्या हो जाएगा, ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होता यदि जल चक्र होता ही नहीं? ठीक है, तो इसमें बच्चे बहुत डीपली सोचेंगे और वो सोच करके बताएंगे दोस्तों। चलो भैया, ये हमारा आगे चलते हैं, देखते हैं। थोड़ा फास्टली दोस्तों वीडियो ख़त्म करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो देखते हैं, निम्नलिखित में से आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? अब इस क्वेश्चन को आप लोग जानते हैं क्या, हिमाचल प्रदेश और पंजाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे देखिए, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग जानते हैं कि मनाली में कहाँ पर हमारा पत्थर के बने हुए घर जिनकी फर्श लकड़ी की बनी होती है। राजस्थान में हमारा झाड़ियों से कटीली घर बनाए जाते हैं, मतलब एक का 5 हो गया। और देखिए असम में बांस के घर बनाए जाते हैं, C का 1 हो गया। देख लीजिए हमारा, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। हाँ, इसका दोस्तों ये उल्टा हो गया। देखिए यहाँ देखिए, मनाली में हमारा 1 का हमारा 2 होता है, A का 2 है, तो A का 2 और B का देख लीजिए, B का आपका हो जाएगा 4। अब देखिए A का 2 B का 4 कहीं है, देखो A का 2 B का 4 हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है,
कर ले जाएंगे ना आसानी से। चलो आगे देखिए, पशुओं की त्वचा पर विविध पैटर्न या डिजाइन होते हैं, क्या क्या इंगित करते हैं? उनके त्वचा पर बालों के कारण होते हैं जो पशुओं पर विभिन्न डिजाइन होते हैं। आगे देख लीजिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है? जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर उनमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार, यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारा जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत कहा गया है कि जो लोग 25 साल से पहले से जंगल में रह रहे हैं उनका अधिकार जंगल में रहना है, उनको आप जंगल से नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से मच्छर से फैलने वाले रोग क्या हैं? सब लोग जानते हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होते हैं। ठीक, घटपर्णी पौधा क्या है दोस्तों? निपेंथीस। ठीक है, यह भारत में नहीं पाया जाता, भारत में पाया जाता दोस्तों। कीड़े मकोड़ों को चूहों को आसानी से फंसा कर खा जाता है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये सभी हमारा गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों, थोड़ा फास्टली वीडियो खत्म करेंगे, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिएगा। दिया है नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, आंवला, पालक और गुड़ में। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च लाने वाली व्यवसायी कहाँ से आए थे? मतलब जो मिर्च कौन लेकर आया था? मिर्च हमारा आया था दोस्तों दक्षिण अमेरिका से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन पूछा जाएगा तो आपका आ जाएगा चीन से दोस्तों, और भिंडी पूछा जाएगा, कॉफी को जब पूछा जाएगा तो अफ्रीका से आया था। ठीक है, भिंडी दोस्तों आपका अफ्रीका से आया था। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच घोंसला बनाता है? तो आपका हो जाएगा फाख्ता, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और पशु को पहचानिए। थोड़ा दोस्तों फास्ट वीडियो खत्म हो रहा होगा, मैनेज करने की कोशिश करिएगा। लिखा गया है कि यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका स्लॉथ। कहाँ पर वो क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका स्लॉथ हो जाएगी। समझ लीजिए पेड़ पर इतना रहता है कि हफ्ते में एक बार अपना जो है शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। सोच लीजिए कितना आलसी जो है हमारा जीव होता है। आगे देखिए नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी देख सकते हैं? तो अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। जो हमारा चील होता है, गिद्ध होता है और गरुड़ होता है, इसकी दूरी ये जो है मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं दूरी। जैसे हम अगर 4 देखते हैं, 1 मीटर देखते हैं, वो 4 मीटर दूर देख लेंगे। आगे देख लीजिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। क्या ढंग का पहचान करना है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली को छोड़ दिया जाता है, उनमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता, काट कर जला दिया जाता है। यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए उर्वर हो जाती है तब उसे हल्का खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं। इस खेती को क्या कहते हैं दोस्तों? इस खेती को कहते हैं आपका झूम की खेती। उत्तर पूर्वी भारत में आपके किया जाता है दोस्तों। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को जरूर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कैसे कर रहा है? तो सांप को दोस्तों आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, उसमें जो कंपन होता है उसी कंपन के पीछे जो है सांप अनुक्रिया करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया हम देखते हैं आगे, हमारा क्वेश्चन बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। क्या है? परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन है। तो यह कथन दोस्तों सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देख लीजिए हमारा 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानवों के पेट में आमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन को पचाने में सहायता करता है। कैसी होती है मानव के पेट में आमाशय की प्रकृति? जो है क्या होती है? अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए हमारे 81 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, थोड़ा वीडियो फास्ट खत्म कर रहे हैं।
लिखा गया कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के लिए कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, केला आदि। कुछ विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए, दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से रहित पत्तियां। बी, बड़ी और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समूह ए को सही माना है और बी को गलत माना है। तो आपको आंसर देना क्या कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर आपका हो जाएगा देखा जाए तो दोस्तों वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलो देखते हैं आगे। 82 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किनका ध्यान देंगे। बच्चों को रुचियों पर ध्यान देंगे, ठीक। लड़का और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर लगे, सही है। मूल्यवान सामग्री हो, गलत है। सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चे को रुचिकर लगे, सही है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे देखो भैया 82 नंबर क्वेश्चन क्या, हाँ 82 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर वह कौन सा एक कथन है जो है बच्चे तर्क नहीं प्रदर्शित करते हैं कि जो है क्रियाकलापों करके बच्चे नहीं सीखेंगे किसमें, ठीक है। क्या है देखो, पहला देखिए, बच्चे दूसरों के साथ बात और बहस करके अधिक सीखते हैं, बिल्कुल सही है। समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि अच्छा सुधार करते हैं, ये थोड़ा डाउट लग रहा है। देख ले तीसरा, देख लिए, प्राणों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल जाती है। और चौथा भी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसमें बताना कौन गलत है, तो गलत हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा दोस्तों। तो वही हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। आओ भैया देख लेते हैं हमारा 84 नंबर क्वेश्चन क्या है कि समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त तरीका है। तो हमारा हो जाएगा दोस्तों इसमें दत्त कार्य, हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या है। नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहानुभूत विचार दिए गए हैं, इनमें से कौन सा विचार ठीक दृष्टि से ठीक नहीं है। बीज किसी भी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, या गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं हैं, घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं। तो ये हमारा ये सही हो जाएगा, सबसे जो बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा कुछ सब्जियां जो होती हैं वो फल होती हैं। आगे देखिए हमारा 86 नंबर क्वेश्चन क्या है। कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से यह पूछिए कि जब वे जवान थे तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते हैं। उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है, मतलब कौन सा कौशल बच्चों का आकलन नहीं होगा, आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। प्रश्न पूछना, अभिव्यक्ति, चर्चा, सब तीनों होगा, लेकिन प्रयोग बच्चे नहीं करेंगे क्योंकि प्रयोग नहीं करने गए ना, वहाँ पूछने गए हैं ना। तो 86 नंबर का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए हमारा क्या है कि एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तुएं बनाने के लिए कहता है, ठीक है। तो शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, मतलब इसको बनाने से शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय क्या नहीं है, इसका आंसर आपको बताना। मतलब इनमें से कौन सा तरीका क्या नहीं शिक्षक सोचेगा, क्या सोच के नहीं बोलेगा, ठीक है। तो क्या नहीं सोच के बोलेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना। और ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी होगा, लेकिन ये शिक्षक नहीं सोचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या थी, मुझे सचमुच कितना कठिन लगा। उपर्युक्त ऊपर दिए गए 4 प्रश्नों के उत्तरों से होगा क्या होगा। अगर देखा जाए तो ये सही देखा जाए तो बच्चे का स्व आकलन क्या हो जाएगा, बच्चे का स्व आकलन ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखा जाए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है
कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा क्या होना चाहिए दोस्तों। अगर देखा जाए प्रयुक्त भाषा कैसी होना चाहिए, तो बच्चे की दिन प्रतिदिन भाषा से संबंध होने चाहिए। मतलब जो बच्चे डेली लाइफ में बोलते हैं उसी भाषा से रिलेट रहेगा तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलो दोस्तों थोड़ा वीडियो फास्ट हो रहा होगा, मैनेज करने की कोशिश करिएगा। देखिए हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों पर में नहीं रहते। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है सृजनात्मकता का विकास करना, सही हो जाएगा। अवलोकन का विकास करना, सही हो जाएगा। वर्गीकरण कौशल का विकास करना, सही हो जाएगा। डाटा का संग्रहण करना गलत हो जाएगा। तो ABC ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो भैया आप देख लेते हैं हमारा सेक्शन क्या, हिंदी क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी का पेपर किधर है, कहाँ है भैया हिंदी। तो दोस्तों हिंदी हमारा, हाँ ये मिल गया हिंदी दोस्तों। हिंदी, हाँ भाषा फर्स्ट हिंदी है। चलिए इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं और हमारा सेशन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ दोस्तों 10-15 मिनट में इस वीडियो को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए हमारा 91 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। पूरी पाठचर्या में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। किस भाषा को? ज्ञान निर्माण, व्याकरण निर्माण, आकलन निर्माण या मूल निर्माण। तो अगर देखा जाए किस भाषा को आप जो है नहीं कर सकते हो,